जय हिंद दोस्तों। तो मैं गोलू कुमार अपना यूट्यूब चैनल बीपी सुनिश्चित सेंटर में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो मैं बताने वाला हूं आज क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है धातु एवं अधातु, यानी धातु और अधातु के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, यदि वीडियो पसंद आता है मेरे दोस्त तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे आपको जो अभी हम बता रहे हैं देखिएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको चैप्टर का नाम आप जान ले, ठीक है। आप चैप्टर के नाम जाने सबसे पहले चैप्टर नंबर होगा 3। चैप्टर नंबर कौन सा होगा आप कहेंगे मेरे भाई चैप्टर नंबर 3, और चैप्टर नंबर 3 का नाम है धातु एवं अधातु। धातु एवं अधातु, धातु एवं अधातु ये चैप्टर का नाम हुआ। धातु एवं अधातु, धातु एवं अधातु। और इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या कह सकते हैं मेरे दोस्त? मेटल, मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल, एंड नॉन मेटल, एंड नॉन मेटल। ओके, धातु और अधातु यानी मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या जाने, तो सबसे पहले आप जानो मेरे दोस्त, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। आपको तो सबसे पहले ये बात पता हो गया चैप्टर नंबर 3 का नाम है धातु एवं अधातु। ओके, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप क्लास 9th में पढ़े हुएगा तो पहले थोड़ा सा पीछे वाले वीडियो मतलब पीछे वाले जो आप पढ़े हैं बैक क्लास में उसको हम सबसे पहले रिकॉल करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम किसको रिकॉल करते हैं? पीछे वाली क्लास को रिकॉल, जो आप क्लास 9th में पढ़े हुएगा, अभी तक क्लास 10th में आप। चलिए, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप पढ़े थे तत्व। क्या पढ़े थे? तत्व। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। जैसे जैसे हम लिखते हुए वैसे वैसे आप अपने नोट कॉपी में बनाएंगे बेहतर तरीके से, और बेहतरीन तरीके से आपका पढ़ाई होगी, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर सबसे पहले हम जानते हैं तत्व के बारे में। किसके बारे में जानते हैं मेरे दोस्त? यहाँ पर कहिएगा तत्व के बारे में। किसके बारे में? तो आप कहेंगे मेरे दोस्त यहाँ पर तत्व के बारे में। तो सबसे पहले तत्व के बारे में जाने। तत्व, तत्व बोले तो क्या होता है? एलिमेंट। तत्व बोले तो क्या होता है? एलिमेंट। ओके मेरे दोस्त, यहाँ पर तत्व क्या होता है तो आप जाने। सबसे पहली बात तत्व, तो तत्व आप कह सकते हैं कि तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। तत्व एक ऐसा पदार्थ है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो आप यूं कह सकते हैं कि यह एक ऐसा पदार्थ होता है, यह एक ऐसा पदार्थ होता है। आप मतलब डिफिनीशन तो आप जानवे करते हैं। यहाँ पर हम कैटेगराइज करेंगे, बांटेंगे तत्व को कितने भागों में बांटा जाता है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा एक दिमाग में रखें कि तत्व क्या है। तो तत्व एक वैसा पदार्थ है, तत्व एक ऐसा पदार्थ है जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। ऐसा नहीं कि सोना मिला देंगे तो उसमें ऑक्सीजन भी चला जाएगा। जैसे सोना है तो सोना ही रहेगा उसमें, न कि ऑक्सीजन जाकर उसमें घुस जाएगा। जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, लोहा हो गया, ये सब क्या है? तत्व है। और हाँ, तत्वों को कितने भाग में बांटा गया है? जो तत्व होगा वो धातु भी होगा, अधातु भी होगा, उपधातु भी होगा। तो इसीलिए कहा गया तत्व को 3 भागों में बांटा गया है। तत्व को कितने भागों में बांटा गया है मेरे दोस्त? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तत्व के 3 भागों में बांटा गया है। आप कहेंगे तत्व को कितने भागों में बांटा गया है? तो याद रखें मेरे दोस्त, यहाँ पर तत्व के 3 भागों में बांटा गया है। तत्व को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। हम आपको बता दें कि तत्व को कितने भागों में बांटा गया है। आप थोड़ा सा रिकॉल करें और याद रखें, तत्व को 3 भागों में बांटा गया है। पहली धातु, ओके, उसके बाद बीच में आता है आपका उपधातु, उपधातु, ओके। उसके बाद यहाँ पर मेरे दोस्त ध्यान दीजिएगा, उसके बाद आता है अधातु। उसके बाद क्या आता है? अधातु। ओके, इसको थोड़ा सा आप याद रखें। कहेंगे धातु कई गो होता है? अभी तक जो तत्व की खोज हुई है ना, 118 तत्व। अभी तक कितने तत्वों की खोज हो चुकी है मेरे दोस्त? तो आप याद रखें कि अभी तक 118 तत्व की खोज हो चुकी है। कितने तत्व? 118 तत्व की खोज हुई है अभी तक। कितने तत्व की खोज हुई है? तो आप कहेंगे अभी तक जो है 118 तत्वों की खोज हुई है। कितने?
118 तत्व जो है अभी तक मिले हैं। कितने तत्व मिले हैं अभी तक? 118 तत्व मिले हैं, जिसमें से तत्वों को हम कितने भागों में बांटते हैं? तो आप मूल बातें जो आपको पढ़नी है क्लास 10th में, ये वाला पढ़े कि इसको 3 भागों में मूल रूप से बांटा गया है। तो आप कहेंगे यहाँ पर धातु की संख्या जो है लगभग 93 होती है। कै गो होता है? 93 गो। और उपधातु की संख्या लगभग 7 गो होता है। लगभग नहीं, ये 7 ही होता है। मतलब उपधातु की संख्या गारंटी है कि 7 होगा। उपधातु की संख्या कै गो होती है? 7 गो होती है। और इधर अधातु 18 गो, 18 गो के आसपास। इसमें और इसमें दोनों में इधर उधर इक्का दुक्का हो सकता है। किसमें? धातु में और अधातु में। कभी ये आप सर्च मारिएगा या आप अलग अलग किताबों में अलग अलग जगह पर देता है। ये और ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन ये फिक्स है कि उपधातु 7 गो होते हैं। उपधातु कितने होते हैं मेरे दोस्त? 7 होते हैं। लेकिन मैक्सिमम जो पीरियोडिक टेबल है, आवर्त सारणी है, मैक्सिमम जो है आवर्त सारणी में वह धातु है, उसके बाद अधातु है और सबसे कम उपधातु है। चलिए हम आवर्त सारणी भी आपको पढ़ाएंगे, टेंशन न ले, अच्छे तरीके से सबके सब पढ़ाएंगे। ठीक है, आप अच्छे से पढ़िए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर ध्यान दीजिए। आप फिलहाल यहाँ पर इतना याद रखें, क्या याद रखें कि धातु 93, उपधातु 7 और अधातु 18, अधातु 18। ओके, तो आप यहाँ पर इतना थोड़ा सा रिकॉल करें और याद रखें। और फिर हम चलते हैं धातु और अधातु के बारे में समझते हैं, फिर हम उपधातु के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 1-2 बातें हम लिखाएंगे, मतलब और धातु और अधातु के बारे में विस्तार से बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हम इसको ऊपर करते हैं। ओके, इसको हम ऊपर करते हैं और आप लिखिएगा स्टार मार्क देकर। क्या लिखिएगा? धातु एवं अधातु। देखिए आज तक किसी ने भी, यानी कोई भी रसायन शास्त्री हुए, उन्होंने किसी ने भी यह नहीं कहा कि धातु किसे कहते हैं। ये परिभाषा आज तक किसी ने नहीं दिया है। तो हम कैरेक्टर यानी गुण के आधार पर ही हम कह सकते हैं कि कौन धातु है और कौन अधातु है। यानी किस आधार पर कह सकते हैं मेरे दोस्त? तो याद रखें, हम गुण यानी कैरेक्टर के आधार पर हम पहचानते हैं कि कौन धातु है और कौन अधातु है। ओके, तो इसलिए हम सबसे पहले जो आपको बताएंगे कैरेक्टर बताएंगे, यानी गुण बताएंगे। क्या बताएंगे? कैरेक्टर कहे तो गुण बताएंगे। ओके, वीडियो चल रहा है। कैरेक्टर बताएंगे। क्या बताएंगे? कैरेक्टर। तो यहां पर ध्यान दीजिए, कैरेक्टर का हिंदी बोलते हैं गुण। तो यहां पर देखिए, तो हम आपको बता दिए कि किसी ने भी सटीक परिभाषा नहीं निकाला। सब के सब जो परिभाषा देता है वह कैरेक्टर के आधार पर कहता है, गुण के आधार पर ही परिभाषा देकर बताता है कि ये धातु या अधातु है। ओके, तो चलिए यहां पर आप स्टार मार्क लिखिएगा, स्टार मार्क लगाइएगा। यहां पर आप यहाँ पर स्टार मार्क लगा ले और लिखिए धातु एवं अधातु के सबसे पहले हम भौतिक गुणधर्म की चर्चा करेंगे। और मेरे दोस्त, ये भौतिक गुणधर्म क्लास 10th में आपका 5 नंबर में पूछा जाता है और इस बार भी संभवतः पूछा गया था। और यह 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और कभी कभी इसको 6 नंबर में भी पूछ लिया जाता है, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इसको हम अच्छे से और विस्तार पूर्वक पढ़ाते हैं। आप भी पढ़िए विस्तार पूर्वक। ओके, तो चलिए सबसे पहले एक तरफ आप लिखेंगे धातु और एक तरफ लिखेंगे अधातु। सबसे पहले स्टार मार्क में लिखिए धातु एवं अधातु के भौतिक गुणधर्म। तो भौतिक गुणधर्म कहने का मतलब ऊपर से कैसा है, भौतिक मतलब भौतिक संरचना आप समझ रहे हैं, मतलब ऊपर से देखने में कैसा लगता है, आवाज देता है कि नहीं, चमकता है कि नहीं, ये सारा चीज। ठीक है, भौतिक गुणधर्म कहने का मतलब दिखाई देता है कि नहीं, संरचना कैसा, ये भौतिक गुणधर्म। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, तो यहां पर एक तरफ लिखिए, यहां पर धातु एवं अधातु के भौतिक गुणधर्म। क्या कहेंगे? यहां पर लिखना मेरे दोस्त, धातु एवं अधातु के भौतिक गुणधर्म भौतिक गुणधर्म। तो आप इतना सा लिखे। ओके, आप इतना सा लिखे
ठीक है, किसके बारे में? तो धातु एवं अधातु के भौतिक गुणधर्म के बारे में। ओके, तो धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्म यहाँ पर स्टार मार्क देकर लिखिएगा। और मेरे दोस्त यहाँ पर ध्यान से समझिए और एक एक बात को समझिएगा विस्तार पूर्वक से, तब जाकर आपका जो है क्लियर हो जाएगा और तब आप डिफिनीशन अपने आप से दे पाइएगा मतलब कैरेक्टर के आधार पर, गुण के आधार पर। ओके, तो देखिए यहाँ से एक तरफ आप लिखिए, एक तरफ लिखिए मेरे दोस्त यहाँ पर धातु, एक तरफ क्या लिखिए? धातु। ओके, और एक तरफ आप लिखिए यहाँ पर, एक तरफ लिखिए आप अधातु, एक तरफ क्या लिखिए? अधातु। ओके, तो एक तरफ आप क्या लिखेंगे? एक तरफ तो आप धातु लिखेंगे और एक तरफ क्या लिखेंगे? एक तरफ अधातु लिखेंगे और इसको कैरेक्टर यानी गुण के आधार पर हम पहचानते हैं। ओके, कैरेक्टर यानी गुण के आधार पर पहचानेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर कुछ बातें हम लिखते हैं, उसको थोड़ा सा ध्यान दें और रिकॉल करें। ओके, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा और देखिए यहाँ पर धातु और अधातु। सबसे पहले आप लिखेंगे इसके बारे में, इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट में आप पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे, बेहतर होगा। जैसे हम लिखाते हो वैसे ही आप लिख लें। तो सबसे पहले आप लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे? इसमें चमक होती है। किसमें? तो कहेंगे धातु में चमक होती है, तो इसमें आप लिख लीजिएगा, यानी धातु में चमक होती है तो हम लिख सकते हैं इसमें चमक होती है। इसमें मतलब किस में? धातु में। इसमें चमक होती है, इसमें चमक होती है या नहीं? तो आप कहेंगे हाँ धातु में चमक होती है। और इसमें चमक होती है कि नहीं? तो कहेंगे इसमें चमक नहीं होती है। तो ये यहाँ कहेंगे, यहाँ मतलब अधातु के बारे में कह रहे हैं, इसमें चमक नहीं होती है, इसमें चमक नहीं होती है, नहीं होती है। आप यहाँ पर याद रखें कि इसमें चमक नहीं होती है, इसमें चमक नहीं होती है, नहीं होती है। इसमें चमक होती है तो आप कहेंगे चमक नहीं होती है। ओके, लेकिन यहाँ पर कुछ पॉइंट यहाँ पर लिखाते हैं, कुछ पॉइंट यहाँ पर आप भी लिख सकते हैं, आप भी लिख सकते हैं कुछ पॉइंट। अपवाद, 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 अपवाद। अपवाद क्या होता है? जैसे आप समझिए, जैसे कहने का मतलब क्या होता है? अपवाद कहने का मतलब आप यूँ समझे कि सबसे अलग जो अलग चीज़ होती है उसी को अपवादित माना जाता है, एक्सेप्शंस होता है। आप कभी कभी देखते होइएगा अपने गांव में कि कहते हैं ना कि से वो ना फलाना सबसे अलग है, मतलब आप कहते हैं ना कि वो सबसे अलग इंसान है, सबसे हट के है। तो जो सबसे हट के होता है उसको अपवाद बोला जाता है, एक्सेप्शंस बोला जाता है, अपवादित बोला जाता है। ओके, तो यहाँ पर कहा कि इसमें चमक होती है। धातु में जितने सारे धातु होती है सबके सब चमकीला होते हैं, लेकिन अधातु चमकीला नहीं होती है, अधातु में चमक नहीं होती है। लेकिन कुछ अपवाद है, एक्सेप्शंस है, अपवाद है जो अधातु होते हुए भी चमकीला है। जैसे अपवाद में है, जैसे आयोडीन। क्या है? आयोडीन। तो आप याद रखें ये जो आयोडीन जो है ना, आयोडीन ये अधातु होते हुए भी चमकीला होती है। इसलिए कहेगा कि बताइए वह कौन सी अधातु है जो चमकीला होती है? तो आप कहेंगे आयोडीन। मतलब आपको पता है कि अधातु तो चमकीला नहीं होती है, लेकिन अधातु में भी एक ऐसा अधातु है जो चमकीला होती है, मतलब सबसे हटके है कौन? आयोडीन। ओके, तो आप यहाँ पर इतना ध्यान रखें। चलिए अब चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर, अगले पॉइंट के ऊपर। जैसे आप कहिएगा कैसे चमकीला होती है? तो चांदी आप देख रहे हैं ना, चांदी चमकीला होता है कि नहीं, मतलब चमकता है कि नहीं? कहिएगा हाँ बिल्कुल चमकता है। जैसे आप सोना ही कोनो पहन लेता है तो सोना भी क्या होता है, मतलब सुंदर दिखाई, मतलब पीला पीला मतलब दिखाई देता है, वो भी चमकता रहता है, सोना भी चमकता है। तो जितने भी धातु होती है सबके सब चमकीला होती है, और अधातु चमकीला नहीं होती, लेकिन आयोडीन एक ऐसा अधातु है जो चमकीला होती है। इसको आप याद रखें। चलिए अगले पॉइंट के ऊपर गौर करते हैं, और अगले पॉइंट क्या है वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए अगले पॉइंट यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि ये जो धातु है ना, ये धातु है, ये तन्ने होती है, तन्ने होती है। कहेंगे यह तन्ने होती है, यह
यह तन्ने होती है, यह तन्ने होती है, और यह तन्ने नहीं होती है। आप कहेंगे यह तन्ने नहीं होती है, नहीं होती है। तो आप यहाँ पर ध्यान दिए, क्या ध्यान दिए, तो हमने लिखा है यह तन्ने होती है, यह तन्ने नहीं होती है। मेरे दोस्त यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि धातु में तन्यता की गुण पाया जाता है, अधातु में तन्यता की गुण नहीं पाया जाता है। पर तन्यता कथी होता है, जैसे हम कोई भी चीज को लमार कर ऐसे लंबा करते हैं ना, यही तन्यता है। कोई भी चीज को हम लमार कर लंबा करते हैं तो यही तन्यता है। तो धातु में तन्यता की गुण होता है और अधातु में तन्यता की गुण नहीं होता है। और याद रखें, एक ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी तार खींचा जा सकता है। क्वेश्चन पूछता है, हम नोट पॉइंट में लिखा देंगे नीचे, आप टेंशन न ले, लेकिन हम लिखा देंगे और भी बता रहे हैं। 1 ग्राम सोने से 1 किलोमीटर लंबी तार खींचा जा सकता है। इतना मतलब कि धातु इतना पावरफुल होता है, समझ रहे हैं। तो 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबे तार के रूप में, मतलब 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबे तार के रूप में लंबे तार खींचा जा सकता है। कितना से? 1 ग्राम सोना से। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है, एनसीईआरटी बुक का बहुत BVI है। ठीक है, तो हम आगे लिखाएंगे, आप टेंशन ना लें। ओके, चलिए अब हम चलते हैं यहाँ पर आगे, और आगे चलते हैं और थोड़ा सा आप समझिएगा, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो एग्जाम में भी आवे तो लिखा जाए कम से कम। ठीक है, चलिए और आगे यहाँ पर अगली बातें, ये आघात वर्ध्यता होती है, इसमें आघात वर्ध्यता की गुण होती है, यानी आप कह सकते हैं यह आघात वर्ध्य होती है। इसका मतलब भी समझाएंगे। यह आघात वर्ध्य होती है। यह मतलब कौन कहेंगे? धातु। यह आघात वर्ध्य होती है, यह आघात वर्ध्य क्या होती है? आप कहेंगे यह आघात वर्ध्य होती है। आप कहेंगे यह आघात वर्ध्य होती है कि नहीं? तो याद रखें मेरे दोस्त, यह जो है आघात वर्ध्यता होती है, आघात वर्ध्य होती है, आघात वर्ध्य होती है, और यह आघात वर्ध्य नहीं होती है, यह आघात वर्ध्य नहीं होती है, 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 नहीं होती है। आप क्या कहेंगे कि आघात वर्ध्य क्या मतलब क्या है? आघात वर्ध्यता कहने का क्या मतलब है? तो आप यहाँ पर यूँ समझे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। आघात वर्ध्य कहने का क्या मतलब है? यहाँ पर यूँ आघात वर्ध्य, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आघात वर्ध्य आप कैसे लिखिएगा, वो थोड़ा सा अच्छे से लिखिएगा। देखिए यहाँ पर यहाँ पर घा, आधा तो, व आघात वर्ध्य और आधा ध होगा। ठीक है, आघात वर्ध्य इस पर ऐसे लगेगा। ठीक है, आघात वर्ध्य। ओके, और यहाँ पर भी आप यहाँ पर सुधार ले, और यहाँ पर भी सुधारे और लिखे। क्या लिखे? यहाँ पर थोड़ा सा हम आपको सुधार कर बता दें, यहाँ ध पर रख कीजिएगा, तब आपका राइट होगा। ठीक है, तो देखिए यह आघात वर्ध्य होती है और यह आघात वर्ध्य नहीं होती है। आघात वर्ध्य कहने का मतलब है, आघात वर्ध्य कहने का मतलब है कि पीट पाट कर चौड़ा करना, पीट पाट कर चौड़ा करना, पीट पाट कर चौड़ा करना, पीट पाट कर चौड़ा करना। मतलब आघात वर्ध्य का क्या मतलब होती है? पीट पाट कर चौड़ा करना, पीट पाट कर चौड़ा करना। यहाँ पर आघात वर्ध्य का क्या मतलब होता है? पीट पाट कर चौड़ा करना। याद रखें, जैसे
कैसे कहिएगा पीट पाट कर चौड़ा करना? जैसे आप देखिए एल्यूमिनियम का बर्तन देखते हैं, एल्यूमिनियम का क्या कर देखते हैं, बर्तन देखते हैं, तो वो क्या होता है कि चौड़ा ऐसे बन जाता है, तो उसको पीट पाट करना चौड़ा बनाया गया। जैसे आप सोना को भी, जैसे सोनार लोग क्या करते हैं कि सोना को जैसे छोटे छोटे से मतलब उसको चौड़ा करके लंबा बना सकते हैं सोना को, समझ रहे हैं? तो आघात वर्धे कहने का मतलब है पीट पाट कर चौड़ा करना। तो यहाँ पर कहिएगा आघात वर्धे धातु होती है, तो हाँ होती है, लेकिन आप इसको पीट पाट कर चौड़ा नहीं कर सकते हैं। किसको? तो अधातु को, याद रखें। तो बताइए ये धातु आघात वर्धे होती है और अधातु आघात वर्धे नहीं होती है, इतना आप याद रखें। उसके बाद आगे जो हम कहते हैं वो थोड़ा सा आप लिखते चलिएगा ध्यानपूर्वक से, ठीक है, ध्यानपूर्वक से। आगे आप कहेंगे ये आघात वर्धे होती है, आघात वर्धे नहीं होती है, ठीक है, आप इतना लिख लेंगे। और फिर यह कहेंगे कि यह ध्वनिक होती है, आवाज देती है, यह ध्वनिक होती है। और ध्वनिक कहने का मतलब क्या है? आवाज देती है, ध्वनिक होती है, यह ध्वनिक होती है, ओके। और यह ध्वनिक नहीं होती है, यह ध्वनिक नहीं होती है, यह मतलब कौन? अधातु। यह ध्वनिक नहीं होती है, नहीं होती है। आप यहाँ पर इतना बात याद रखें, ठीक है, याद रखें। तो कहता है यह ध्वनिक होती है, मतलब जितने भी धातु से बनी हुई वस्तु होती है वो आवाज देती है। ध्वनि करने का क्या मतलब है? आवाज देती है। जैसे आप बर्तन को यहाँ पर जैसे आप थाली खाते हैं, वो थाली धातु की बनी होती है, जैसे आप ऊपर से छोड़ कर देखिएगा, जैसे ढन 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 ऐसे टन टन आवाज देगा। जैसे आप मंदिर में जाते हैं तो घंटी बजाते हैं, तो वो भी किसकी बनी होती है? धातु से बनी होती है, इसलिए वो आवाज़ देती है, ध्वनिक होती है। तो कहता कि यह ध्वनिक होती है, मतलब कौन? धातु। ध्वनिक मतलब धातु आवाज़ देती है और धातु आवाज़ नहीं देती है, इसको आप याद रखें, ठीक है। और अगला पॉइंट आप कहिएगा आगे कि यह जो है यह धातु कठोर होती है, धातु यह कठोर होती है। कहेंगे यह कठोर होती है, यह कैसी होती है? तो यह कठोर होती है। यह कैसी होती है? कठोर होती है, याद रखें। यह कैसी होती है? कठोर होती है। और यह भंगुर होती है। यह कैसी होती है? यह भंगुर होती है, यह भंगुर होती है, भंगुर होती है, यह भंगुर होती है, ठीक है, यह भंगुर होती है। ध्यान दीजिएगा, तो ध्यान दीजिएगा, यह कठोर होती है, यह भंगुर होती है। ध्यान दीजिएगा, कठोर मतलब धातु जो है ना कठोर होता है, मजबूत टाइप का। कठोर कहने का मतलब है मजबूत टाइप का होता है। लेकिन अपवाद में लेकिन कुछ ऐसे धातु है जो मुलायम होता है, और इतना मुलायम होता है जो पनीर के जैसा होता है, और उसको आप चाकू से काट सकते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या होती है? तो यहाँ पर आप लिख दे अपवाद। अपवाद कहने का मतलब अभी बताएं, जो सबसे अलग हो उसी को अपवाद बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम बोलते हैं सोडियम, सोडियम बोले तो Na। सोडियम कहने का क्या मतलब है? Na। फिर कहते हैं पहले लिथियम लिखिए, क्रम बार लिखिए, मतलब क्रम बाई क्रम। तब पहले लिखते हैं लिथियम, पहले लिखिए लिथियम। Li कहने का मतलब है लिथियम, Li कहने का मतलब है लिथियम। और फिर Na कहने का मतलब है सोडियम, Na कहने का क्या मतलब है? सोडियम। लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम। अब पोटेशियम कहने का मतलब है क्या? तो कहेंगे लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम। ये क्या होता है? तो यहाँ पर आप याद रखिए, ये मुलायम होती है। क्या होती है? मुलायम होती है। ये कैसी होती है? तो कहेंगे ये मुलायम होती है, मुलायम होती है। और इतना मुलायम होती है मेरे दोस्त कि इसको हम किससे काट सकते हैं? तो याद रखें, ये मुलायम होती है और इसको हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि वो ऐसे कौन सी धातु है जिसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो कहेंगे लिथियम सोडियम और पोटेशियम। ओके, लिथियम सोडियम और पोटेशियम। और यह क्या है? भंगुर। जैसे हम
अधातु को एक फैट मारेंगे ना तो वह पूरा भखड़ जाएगा। जैसे सल्फर को आप देखिएगा, इमेज कभी आप देखिएगा सल्फर का, तो सल्फर का जो इमेज होता है, जैसे आप साल्ट देखते हैं नमक, उस तरह के इमेज होता है और थोड़ा सा ढेला टाइप में होता है। उसको एक फैट दिया जाए तो वह पूरा भखड़ जाएगा सल्फर, ठीक है। तो यहाँ पर यह भंगूर होता है। भंगूर कहने का मतलब आप यदि पीटते हैं, उस पर फैट चलाते हैं तो वह भखड़ जाएगा। भंगूर कहने का मतलब भखड़ जाएगा, यानी अधातु भंगूर होती है। और ये क्या होती है? कठोर होती है, मजबूत होती है, ठीक है। और वैसे धातु जो मुलायम होते हैं तो कहेंगे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। यह अपवाद है, भले ही कठोर होती है लेकिन अपवाद है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ओके, याद रखें। चलिए अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, और इसको ऐसा इतना मुलायम होता है ये तीन धातु, जिसको हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं, चाकू से आसानी से काट सकते हैं। चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, और यहाँ पर आगे समझिए, आगे समझे और ध्यान पूर्वक समझेंगे, समझ रहे हैं। तो उसके बाद हम कहेंगे यह ठोस अवस्था में पाई जाती है। कौन? कहेंगे धातु। यह कहने का मतलब है धातु। यह ठोस बोलते हैं तो सॉलिड, ठोस अवस्था में होती है। यह ठोस अवस्था में होती है। किस में होती है? तो आप कहेंगे यह ठोस अवस्था में होती है। यह किस अवस्था में होती है? ठोस अवस्था में होती है। और यह किस अवस्था में होती है? तो कहेंगे यहाँ पर यह ठोस एवं गैस दोनों अवस्था में होती है। यह ठोस एवं गैस, यह ठोस एवं गैस, यह ठोस एवं गैस दोनों अवस्था में होती है। दोनों अवस्था में होती है। दोनों अवस्था में होती है। इतना आप ध्यान रखें। लेकिन हाँ देखिए, आप तो यहाँ समझ गए मेरे दोस्त। यहाँ पर आप क्या समझे जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे यह ठोस अवस्था में होती है, मतलब धातु जो है ना सॉलिड होती है। ठोस अवस्था मतलब मजबूत होती है, ठीक है। कठोर टाइप में, मतलब कठोर थोड़ा सा अलग हो गया, ठीक है। और यहाँ पर ठोस करने का मतलब सॉलिड, ये मतलब जेकर कौन एकदम सटा हो, तो ये धातु की जो कौन है ना वो सटा होता है, मतलब ये ठोस अवस्था में होती है। कौन? धातु। और अधातु ठोस और गैस दोनों अवस्था में होती है। अधातु ठोस और गैस दोनों अवस्था में होती है। अधातु ठोस और गैस दोनों अवस्था में होती है। लेकिन कहते हैं ना कि गांव में एक्का दुक्का कुत्ता बिलाई निकलिए जाता है, समझ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर क्या समझ सकते हैं, यहाँ पर समझ सकते हैं कि मतलब इसमें भी अपवादित है। अपवादित कहने का मतलब वही सबसे अलग, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं। तो आप कहिएगा यहाँ पर क्या कहिएगा मेरे दोस्त, थोड़ा सा आप याद कीजिए और कहिएगा यहाँ पर एक जो है पारा, एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। पारा यहाँ पर लिखेंगे अपवाद में पारा। अपवाद में क्या? अपवाद में होती है पारा। अपवाद में पारा है। और पारा कैसी है? तो पारा कौन सी अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में। पारा कौन सी अवस्था में? द्रव अवस्था में। द्रव बोले तो लिक्विड, द्रव अवस्था में पाई जाती है। कौन कहेगा? क्वेश्चन आता है मेरे दोस्त, क्वेश्चन ये आता है कि बताइए वो कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो कहेंगे पारा। पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। अदरवाइज तो आप समझते हैं कि धातु ठोस अवस्था में पाया जाता है। लेकिन अपवाद मतलब आप समझ ले, गांव में जो एका दुका कुत्ता बिलाई निकलिए जाता है, उसी टाइप में ये कुत्ता बिलाई निकल गया है, मतलब ये पारा, ठीक है। तो पारा क्या है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारा किस में अवस्था में? द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारा द्रव अवस्था में पाया जाता है, जो कि एक धातु है। इसमें भी अपवाद है, थोड़ा सा याद कीजिएगा। इसमें भी क्या है? अपवाद है। हम पॉइंट में लिखा देते इसके जस्ट बाद, मतलब इसके ही बारे में लिखा गया, इसका मतलब यह है, ठीक है। तो कहेंगे अपवाद। एक ब्रोमीन का नाम सुनते होइएगा। किसकी नाम? ब्रोमीन।
किसकी नाम सुनते होइएगा मेरे भाई? ब्रोमीन का नाम। और ब्रोमीन भी कैसा कौन सी अवस्था में पाया जाता है? तो द्रव अवस्था में पाया जाता है। कौन सी अवस्था में पाया जाता है? तो आप कहेंगे द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ब्रोमीन कौन सी अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है, जो कि ये क्या है? जो कि क्या है? अधातु है। लेकिन अधातु में हमने क्या समझा कि अधातु ठोस एवं गैस दोनों अवस्था में होती है, लेकिन अपवादित स्वरूप ब्रोमीन एक ऐसा अधातु होता है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि वह कौन सी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता था? ब्रोमीन। अगर अधातु कहे तो ब्रोमीन, यदि धातु कहता है तो कहेंगे पारा। याद रखें, ठीक है। तो वह कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो पारा। वह कौन सी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो कहेंगे ब्रोमीन। ओके, अदरवाइज तो ये ठोस अवस्था में पाई जाती है और ये ठोस और गैस दोनों अवस्था में होती है। ओके, इतना आप याद रखें। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और आगे भी पढ़ते हैं ध्यान से और उसके बारे में समझे। चलिए, इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि यह विद्युत एवं उष्मा का सुचालक होती है। यह विद्युत एवं उष्मा का सुचालक होती है। यह विद्युत एवं उष्मा के सुचालक होती है। सुचालक होती है। कहेंगे यह विद्युत एवं उष्मा के सुचालक होती है। और इसके बारे में कहेंगे यह विद्युत एवं उष्मा के कुचालक होती है। कहेंगे सुचालक कुचालक क्या होता है? अभी बताते, 1 मिनट रुको। ओके, ठीक है, तो अभी बताएंगे। तो देखिए, यह विद्युत एवं उष्मा के, इसमें लिखेंगे कुचालक। यह विद्युत एवं उष्मा के कुचालक होती है। ध्यान दीजिएगा, कुचालक और सुचालक। सुचालक कहने का मतलब जो करंट को प्रवाह कराएगा, मतलब जितने भी धातु है वह क्या कराती है? करंट का, मतलब उससे करंट फ्लो हो सकता है। मतलब आप कोई भी धातु से बनी हुई वस्तु को करंट लगा करके आप नहीं पकड़ सकते हैं एक तरफ से, नहीं तो आप डिलेट होकर ऊपर चले जाइएगा। इसलिए कोई भी धातु से बनी हुई वस्तु हो उसको करंट लगा करके आप एक तरफ से नहीं पकड़ेंगे, नहीं तो आप डिलेट हो सकते हैं, मर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यह विद्युत एवं उष्मा के सुचालक होते हैं। यह विद्युत एवं उष्मा के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। इस सुचालक कहने का मतलब समझ गया। अब देखिए, लेकिन अपवाद में, यहाँ पर अपवाद ध्यान दीजिएगा। अपवाद, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। अपवाद, यह विद्युत एवं उष्मा के सुचालक होती है, लेकिन अपवाद में एक नाम सुने होइएगा, लेड और मरकरी के बारे में। लेड, सीसा और मरकरी। तो हम कह सकते हैं लेड किसकी नाम? लेड। यहाँ पर लेड और मरकरी। लेड को ही सीसा बोला जाता है और मरकरी, लेड और मरकरी। और मरकरी बोले तो पारा बोल सकते हैं। मरकरी बोले तो क्या बोलते हैं? पारा। क्या बोलते हैं? पारा। ध्यान रहे, लेड और मरकरी और मरकरी, क्या? मरकरी। पारा को ही, मतलब मरकरी को ही क्या कहते हैं? पारा। तो आप कहेंगे लेड का दूसरा नाम क्या होता है? सीसा होता है। लेड का दूसरा नाम क्या होता है? सीसा। ये एक ऐसा मतलब ये अपवाद कहने का मतलब ये सुचालक होगा कि कुचालक? तो कुचालक होगा। मतलब लेड और मरकरी बोले तो पारा, लेड और पारा यानी लेड और मरकरी क्या होती है? विद्युत का
कुचालक होता है। ऐसे डेफिनेशन क्या कहता है, कैरेक्टर गुण क्या कहता है कि यह विद्युत जो है, यह धातु जो है, कौन धातु, वह विद्युत एवं उष्मा के सुचालक होती है। क्या होती है, सुचालक। लेकिन लेड मरकरी यह विद्युत और उष्मा के कुचालक होती है, इससे करंट प्रवाह नहीं होता है, याद रखें। उसके बाद इधर इधर अपवादित में, इधर अपवादित में अपवाद स्वरूप जैसे ये विद्युत एवं उष्मा के कुचालक होते हैं। कुचालक कहने का मतलब अधातु से आप करंट प्रवाह नहीं करा सकते हैं, उससे करंट उसमें मतलब अधातु में करंट नहीं लगती है। लेकिन अपवाद में ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है, कौन, ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है, ग्रेफाइट जो अधातु होते हुए भी ये क्या करता है, तो विद्युत का चालन करता है, तो यह सुचालक होता है। और ये सब क्या होते हैं, तो ये सब कुचालक होते हैं। ये कुचालक और ये सुचालक, ये कुचालक, ये सुचालक। वह कौन सी अधातु है जो विद्युत का सुचालक होती है, तो आप सुचालक कहेंगे, वह कौन होगा, सुचालक। तो सुचालक कौन होगा, सुचालक मतलब करंट को प्रवाह कराएगा, कौन सी अधातु, तो कहेंगे ग्रेफाइट। जैसे आप पेंसिल का नोखी देखते हैं, पेंसिल का क्या देखते हैं, नोखी, तो पेंसिल का जो नोखी देखते हैं ना, तो उसमें ग्रेफाइट का ही होता है नोखी। ऐसा मत कीजिएगा कि दोनों तरफ से पेंसिल को छील दीजिएगा और एक तरफ से करंट मतलब करंट जोड़ दीजिएगा और दूसरा बगल से पकड़िएगा, कहिएगा ये तो अधातु होता है, करंट नहीं लगेगा। और जैसे एक तरफ से जोड़ करके एक तरफ से पकड़िएगा, डिलीट हो जाइएगा, ऊपर चला जाइएगा। इसलिए ऐसा हरकत कभी भी ना करे। ओके, तो चलिए यहां पर इतना बात समझ गए कि एक अपवाद में एक वैसे अधातु होते हैं जो विद्युत का सुचालक होते हैं, मतलब कंडक्टर होते हैं, सुचालक होते हैं। लेकिन अधातु मतलब धातु में, किसमें, धातु में, ये धातु है तो इधर धातु वाला गुण हम लिख रहे हैं, तो धातु में हम क्या जानते हैं, धातु विद्युत एवं उष्मा के सुचालक होती है। लेकिन अपवाद में लेड और मरकरी ये कुचालक होती है। ये क्या होती है, कुचालक। ये क्या होती है, कुचालक। तो याद रखिए ये कैसी होती है, कुचालक। तो आप लिख सकते हैं ये जो है कुचालक होती है। ये कैसी होती है, कुचालक होती है, कुचालक होती है। थोड़ा सा आप इसको याद रखें, कुचालक होती है, कुचालक होती है, कुचालक। तो आपसे पूछेगा कि वैसे धातु के नाम बताए जो विद्युत का कुचालक होता है। धातु में कहेगा तो लेड और मरकरी, और कहेगा वैसे अधातु के नाम बताए जो विद्युत का सुचालक होता है तो कहेंगे ग्रेफाइट। क्या, ग्रेफाइट। ठीक है, तो आप इतना याद रख सकते हैं। ठीक है, और ये रहा धातु और अधातु के बारे में, और जितने सारे पॉइंट था लगभग आप इतना लिखते हैं एग्जाम में, और इतना पॉइंट लिख देते हैं। इतना पॉइंट यदि एग्जाम में लिख देते हैं तो आपका नंबर जो है 6 नंबर का रहेगा तो 6 नंबर मिलेगा, और 5 नंबर का रहेगा तो 5 नंबर ही मिलेगा। एक भी नंबर नहीं कटने वाला है, एक भी नंबर नहीं कटने वाला है, ये याद रखें। ओके, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो थोड़ा सा आप यहाँ पर इसके बारे में समझ गए, तो ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे, ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे। अब हम चलते हैं, जैसे अब आपसे कोनो पूछे कोनो कि बताइए धातु क्या आता है, कहेंगे धातु उसे कहते हैं जिसमें चमक होती है, जो आवाज देती है, जो आघात बढ़ते होती है, जिसमें तन्यता की गुण होती है, जो विद्युत एवं उष्मा के सुचालक होती है, वो धातु है। और अधातु के गुण में क्या बताएंगे, अधातु उसे कहते हैं जो जिसमें चमक नहीं होती है, जो तन्यता नहीं होती है, जो आघात वर्ध्यता नहीं होती है, जो विद्युत और उष्मा के क्या होती है, कुचालक होती है। ये सब के सब अधातु है, और ऐसे पहले जो बोले सबके सब धातु है। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि धातु कौन है और अधातु कौन है। ठीक है, आई होप आपको ये वाला समझ में आया होगा। और थोड़ा सा उपधातु के बारे में जान ले तो बेहतर होगा। किसके बारे में जान ले, उपधातु के बारे में जान ले। तो थोड़ा सा आप यहाँ पर अगले स्टार मार्क देकर लिखिएगा, स्टार मार्क देकर लिखिएगा। किसके बारे में लिखिएगा मेरे दोस्त, तो यहाँ पर आप लिखिएगा उपधातु के बारे में। किसके बारे में लिखिएगा, उपधातु के बारे में। चलिए, तो यहाँ पर उपधातु स्टार मार्क दीजिए और लिखिए उपधातु। उपधातु किसे कहते हैं,
उपधातु किसे कहते हैं? उपधातु किसे कहते हैं? ओके, उपधातु किसे कहते हैं? थोड़ा सा इस बात को समझे, थोड़ा सा इस बात को आप समझे तो आप कहेंगे उपधातु। उपधातु बोले तो इंग्लिश में मेटलॉइड्स कहते हैं, मेटलॉइड्स कहते हैं। ओके, तो अब देखिए उपधातु क्या होती है। तो कहेंगे कि यह धातु एवं अधातुओं को अलग करती है। यह धातु एवं अधातु कहेंगे क्या? आप क्या कहेंगे? यह धातु एवं अधातु, धातु एवं अधातु, धातु एवं अधातु, अधातुओं, अधातु, यहाँ पर देखिए अच्छे से लिखिए थोड़ा सा। यह धातु एवं अधातु, अधातुओं को अलग करती है, अलग करती है। आप यहाँ पर इतना लिखेंगे, यह धातु एवं अधातुओं को अलग करती है, यह धातु एवं अधातुओं को अलग करती है। अर्थात आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, अर्थात कहने का मतलब आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं इसको, आप इसको दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि इसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाया जाता है। अर्थात इसमें मतलब किस में? अर्थात इसमें मतलब किस में? उपधातु में धातु एवं अधातु दोनों का गुण पाया जाता है। धातु एवं अधातु दोनों का गुण पाया जाता है। धातु एवं अधातु दोनों का गुण पाया जाता है। धातु एवं अधातु दोनों का गुण पाया जाता है, का गुण पाया जाता है। तो कहेंगे इसमें धातु एवं अधातु दोनों का गुण पाया जाता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। तो आप यहाँ पर डिफिनीशन आप थोड़ा सा आप आराम से लिख सकते हैं कि उपधातु क्या है? यह धातु एवं अधातु को अलग करती है, अर्थात इसमें धातु एवं अधातु दोनों का गुण पाया जाता है। ओके, इसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है। देखिए, और थोड़ा सा आप यहाँ पर आप समझे, यहाँ पर आगे आप तीर का चिन्ह दीजिएगा और लिखिएगा, हम जैसे जैसे लिखाते हैं वैसे वैसे, ठीक है? और यहाँ पर तीर का चिन्ह दे और लिखिएगा। क्या लिखिएगा? आप लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे आप कि धातु, उपधातु की संख्या, उपधातु मतलब उपधातु क्या होता है? कहेंगे धातु और धातु को जिस वैसा तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। सिंपल सी मतलब है, मतलब इसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है। कहेंगे उपधातु की संख्या 7 होती है। उपधातु कै गो होती है? तो कहेंगे उपधातु की संख्या 7 होती है। उपधातु की संख्या उपधातु की संख्या 7 होती है। उपधातु की संख्या कै गो होती है? तो आप कहेंगे 7 गो होती है। कै गो होती है? आप कहेंगे 7 गो होती है। आप थोड़ा सा मतलब अच्छे से लिखेंगे अपने कॉपी में, जैसे जैसे हम जैसे तीर का चिन्ह दिवा रहे हैं, जैसे जैसे स्टार मार्क बनवा रहे हैं, वैसे वैसे अपने कॉपी में आप लिख सकते हैं। अदरवाइज वन शॉट तो हम एक वीडियो देंगे ही पूरा लेक्चर का, ठीक है? तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, वन शॉट मतलब पीडीएफ नोट के साथ। ऐसे पीडीएफ नोट से अच्छा है कि आप ऐसे लिख कर पढ़े, ऐसे लिखने का जैसे मजा ही कुछ और होता है। आप लिख कर पढ़े, ठीक है? अच्छा होगा, बेहतर होगा। तो आप यहाँ पर समझे उपधातु की संख्या कितनी होती है? तो आप कहेंगे उपधातु की संख्या 7 होती है। उपधातु की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। कहेंगे कौन कौन? हम इसको ट्रिक के माध्यम से याद करवा देंगे, आप टेंशन न ले। इसको हम ट्रिक के माध्यम से याद करवा देते हैं। कहेंगे शिवजी बाबा, सबको टेनिस पोलो आता है। शिवजी बाबा
कहेंगे यहाँ पर कौन कौन होता है, तो कहेंगे पहला नंबर, जैसे पहला नंबर है क्रमवार, आप मतलब हम ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवा देंगे कौन कौन होता है। तो कहेंगे शिवजी बाबा, शिवजी बाबा सबको टेनिस पोलो आता है। शिवजी बाबा, शिवजी बाबा, शिवजी बाबा सबको टेनिस पोलो आता है। शिवजी बाबा आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, सबको टेनिस पोलो आता है। शिवजी बाबा सबको 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 टेनिस पोलो आता है। सबको टेनिस टेनिस सबको टेनिस पोलो आता है। सबको टेनिस पोलो आता क्या कहेंगे, शिवजी बाबा आप टेंशन न ले, सबको टेनिस पोलो जो है यहाँ पर आता है। क्या कहेंगे, सबको टेनिस पोलो यहाँ पर आता है। क्या कहेंगे, सबको टेनिस पोलो आता है। शिवजी बाबा आप टेंशन न ले, सबको टेनिस पोलो आता है। ये थोड़ा सा एक ट्रिक है, मेरा ट्रिक है, आप अपनाइए, जिंदगी भर उपधातु को आप नहीं भूल पाइएगा। जिंदगी भर उपधातु को आप नहीं भूल पाइएगा, ये वादा रहा, ठीक है। जिंदगी भर आप उपधातु को नहीं भूल पाइएगा, ये वादा रहा। तो कहिएगा उपधातु की संख्या कै गो होती है, तो कहेंगे उपधातु की संख्या 7 गो होता है, जिसमें से हम ट्रिक क्या बताएं, शिव जी बाबा सबको टेनिस पोलो आता। देखिए कैसे कैसे, शिवजी बाबा सबको टेनिस पोलो आता। शिवजी कहने का मतलब है एसआई, और एसआई कहने का मतलब है सिलिकॉन। आप जान रहे हैं एसआई कहने का क्या मतलब होता है, सिलिकॉन होता है। क्या होता है, सिलिकॉन होता है, याद रखें सिलिकॉन होता है, ठीक है। और जी कहने का मतलब है जी, और जी कहने का मतलब है जर्मेनियम, जर्मेनियम जर्मेनियम जर्मेनियम, ओके जर्मेनियम। और यहाँ बाबा, बाबा से आप याद रखेंगे बोरॉन, बोरॉन बोले तो बी, बोरॉन बोले तो बी, बोरॉन बोरॉन, ओके बोरॉन, ओके। और यहाँ पर सबको, और सबको बोले तो एस बी, एस बी बोले तो एंटीमनी, एस बी बोले तो क्या बोलते हैं, एंटीमनी, 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 एंटीमनी। और टेनिस, टेनिस बोले तो टी, टी बोले तो टेल्यूरियम, 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 ओके टेल्यूरियम, ओके। और उसके बाद पोलो, पोलो कहने का मतलब है पीओ, और पीओ कहने का मतलब है पोलोनियम। पीओ कहने का क्या मतलब है, पोलोनियम, 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 ओके पोलोनियम। और उसके बाद यहाँ पर आता कहने का मतलब है एस, और एस बोले तो आर्सेनिक, एस बोले तो क्या होगा, यहाँ पर आप याद रखें आर्सेनिक, आर्सेनिक, ओके आर्सेनिक। तो आप ध्यान रखें मेरे दोस्त, यहाँ पर उपधातु की संख्या याद करने के लिए ट्रिक हमने क्या दिया, ट्रिक दिया शिवजी बाबा सबको टेनिस पोलो आता, शिवजी बाबा सबको टेनिस पोलो आता। तो उपधातु की संख्या कै गो होती है, 7 गो। कहेंगे सिलिकॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ब्रोमीन है, एंटीमनी है, टेलुरियम है, पोलोनियम है, आर्सेनिक है। इस ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हैं सिलिकॉन मतलब शिवजी सिलिकॉन, जी जर्मेनियम, बाबा ब्रॉन, सबको एसबी मतलब एंटीमनी, टेनिस मतलब टेलुरियम, टी ठीक है, पोलो मतलब पीओ पोलोनियम, आता मतलब एस आर्सेनिक। तो ये याद करने की ट्रिक था। कै गो हो गया, देखिए यहाँ पर आप गिन सकते हैं कै गो, उपधातु की संख्या 7 गो हो गया। कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 गो पुर गया और 7 गो हमने लिखाया। ओके, तो आज भर इतना ही रहने देते हैं और फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक आप लोग अच्छे से पढ़िए मन लगाकर। ओके, धन्यवाद।